गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जो प्रेडिक्ट टेबल का नेक्स्ट लेक्चर है ना। प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन में इससे पहले हमने आपको सेलेटर्स रूल बताया था। विद द हेल्प ऑफ दैट आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या शील्डिंग इफेक्ट, जिसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, वो हमने फाइंड किया था। आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं। जैसे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको आज पढ़ना है, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पूरे केमिस्ट्री के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नहीं तो इसको आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे कि ये क्या होता है और इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जरा आप सोचिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं। तो कहा गया कि किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, ध्यान सुनना, किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर वो आइसोलेटेड स्टेट में हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप बाहर से प्रोवाइड करोगे, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो कहा गया द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the outermost electron of an isolated gaseous atom is called ionization energy। किसी भी isolated gaseous atom के outermost orbit से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो amount of energy आप provide करोगे, that much amount of energy is called ionization energy। इसी को आप आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हो और आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको एनर्जी देनी होती है। जब एनर्जी देनी होगी इसमें, तो एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब आप देखिए, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम क्या है? गैस, सॉलिड है। तो पहले आप इसको गैस में चेंज करोगे। नहीं, अगर आप इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं कहलाएगा बच्चों। पहले आप इसे गैस में चेंज करिए, उसके एनर्जी दो, जिसको आप सब्लिमेशन कहते हो। अब ये गैसेस फॉर्म में आ चुका है। अब इनको आइसोलेट करेंगे, मतलब सबसे अलग करेंगे, अकेला इसको लेकर आएंगे, ठीक है, और फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन छीनोगे। इससे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप इनको दोगे, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस ने इसको पकड़ रखा है, हमें बाहर से एनर्जी देनी है इसको और इसको निकाल लेना है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से दोगे वो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इससे हमने दो इलेक्ट्रॉन निकाला है। ये क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इससे आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाला है। इससे भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी होगी, तो क्या आप इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो एटम से निकालना है आपको, एटम से मॉलिक्यूल से नहीं निकालना है, पहली बात तो हम मॉलिक्यूल से निकाल रहे हैं, और आपको एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है एट ए टाइम। तो यहाँ पे आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसीलिए इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगी आप उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं कहोगे। अब आप देखिए, एल्युमिनियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने को ही आप आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हो, लेकिन कहाँ से? गैसियस स्टेट से। ये क्या है? सॉलिड है, तो ये भी आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं होगा। अब आप देखिए, ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है ये गैस है, तो आपने इसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, लेकिन एटम होना चाहिए, गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो ये तो दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं ना, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये आइसोलेटेड एटम थोड़ी ना, वो ये तो कंबाइंड फॉर्म में है भी नहीं। तो अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसको आप आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं कहोगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब किसी भी गैसियस एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब आप देखिए, यूनिट जो आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी दे सकते हो, किलो जूल पर एटम दे सकते हो, किलो जूल पर मोल दे सकते हो, किलो कैलोरी पर मोल या पर एटम दे सकते हो आप। ठीक है, तो ये यूनिट हो गया बच्चों किसका? आयनाइजेशन एंथैल्पी का। अब आइए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब ये, सॉरी, इट इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। इसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये हमेशा क्या होगा? इंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज डेल्टा एच। जो यहां पे एंथैल्पी होगी उनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आप समझ रहे हैं? तो अगर आप किसी भी गैसेस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको एनर्जी देनी होगी।
चूंकि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स वाई डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और इसे आप इंडोथर्मिक बोलोगे। हाँ, ये एक्सोथर्मिक हो सकता है अगर नेगेटिव पार्ट हो, तो वो बहुत रेयर है। तो अगर आप इन जनरल देखोगे बच्चों, तो इन जनरल जो आपके पास आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी। एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, दैट मीन्स कि आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब आइए इसे कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये हुआ कि एक एक करके निकालना। जैसे मान लीजिए ये एल्युमिनियम है आपके पास, गैसेस फॉर्म में हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव आ गया, और इसमें जो खर्च हुआ एनर्जी उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 कह देंगे हम। फिर इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऑब्वियस बात है यहाँ भी एनर्जी खर्च होगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 होगा। फिर इनसे एक बार और निकाला तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 हुआ। नहीं, तो ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। और फॉर योर कंफर्मेशन ये तीनों सेम नहीं होगा। नहीं, ये तीनों सेम नहीं क्यों होगा, क्योंकि देखो जैसे आपने एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस पे प्लस आया, प्लस आते ही इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब अब इनके न्यूक्लियस की पकड़ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रांग हो गई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। दैट मीन्स कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 की वैल्यू ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 की वैल्यू से। और एक बार और अगर करोगे तो और पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ गया बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो और ज्यादा बढ़ गई, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में कहा गया कि जो थर्ड होगा वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा थर्ड के लिए, फिर सेकेंड, देन फर्स्ट। तो ये हो गया आपका सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। नहीं, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करोगे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस को आपने ताकतवर बना दिया और उसी न्यूक्लियस से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है। अब आपको ये बताना है कि वो कौन कौन सा फैक्टर है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू को अफेक्ट करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ व्हाट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका एटॉमिक साइज। कहा गया कि एटॉमिक साइज के बढ़ाने और घटाने से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। तो देखिए क्या कहा गया कि अगर एटॉमिक साइज और वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी में रिलेशन देखोगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मतलब जैसे जैसे आप एटॉमिक साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, मतलब कम खर्च देना होगा। क्यों? तो देखो जैसे आप साइज बढ़ाओगे तो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा ना। जब न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। इसीलिए आप कहते हो कि साइज बढ़ाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटेगी। तो जैसे देखिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये हमने लिया है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ बच्चे इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे लिथियम में मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि लिथियम सबसे छोटा है। तो जो न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, ये न्यूक्लियस है और ये मान लो यहाँ पे है सेकेंड ऑर्बिट में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ये पास है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सोडियम में एक और बढ़ा दिया तो थोड़ा और बढ़ा, पोटासियम में और बढ़ा, उसी तरह से रुबिडियम, सीजियम में और बढ़ता गया। नहीं, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता गया बच्चों। इसीलिए आप क्या कहते हो, इसीलिए आप कहते हो कि एटॉमिक साइज और वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बाय इंक्रीजिंग साइज वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हाट डिक्रीजेज। यही वजह है कि रुबिडियम एंड सीजियम को आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में यूज करते हो। नहीं, क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप सनलाइट स्ट्राइक करते हो, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराना होता है। चूंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है इसीलिए इसको आप यूज करते हैं इसमें सोलर सिस्टम में या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ताकि थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल हो पाए। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब जैसा कि आप जानते हो बच्चों, इन अ पीरियड लेफ्ट राइट जाने पे साइज घटता है। जब आप पीरियड टेबल के पीरियड में लेफ्ट राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज घटेगा, और जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा घटेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी। जब हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो हमें ये ट्रेंड मिला कि नियन का सबसे ज़्यादा वैल्यू है
और होना भी चाहिए क्योंकि ये इनर्ट गैस है। उसके बाद फ्लोरीन। अब देखो आना चाहिए था ऑक्सीजन को यहाँ पे, लेकिन नाइट्रोजन बैठा हुआ है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, और यहाँ पे आना चाहिए बोरन को, लेकिन बेरिलियम है और बोरन उसके पीछे है, फिर लिथियम है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जरा इन दोनों के पोजीशन को लेकर और इन दोनों के पोजीशन को लेकर। अगर आप साइज की बात करें तो साइज का ऑर्डर क्या आएगा, लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा, देन बोरन आएगा, कार्बन, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा। नहीं, तो यहाँ पे ये दोनों एक्सचेंज होगा अगर हम साइज की बात करें तो। लेकिन वैल्यू ऑफ आनर्स एंथैल्पी में ये ट्रेंड आया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आपसे सवाल ये पूछेगा कि क्यों बेरिलियम का आनर्स एंथैल्पी वैल्यू बोरन से ज्यादा है, हालांकि बेरिलियम का साइज तो ज्यादा है। भाई इनका जब साइज ज्यादा है तो वैल्यू कम होनी चाहिए, यहाँ पे ज्यादा क्यों है? सेम कॉन्सेप्ट है। नाइट्रोजन, चूंकि पहले नाइट्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन आता है और कहते हो कि साइज डिक्रीज हो रहा है, तो नाइट्रोजन का साइज ज्यादा हो गया ना। जब साइज ज्यादा होगा तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा, ठीक है। तो दो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्यों बेरिलियम का आनर्स एंथैल्पी वैल्यू बोरन से ज्यादा होता है और क्यों नाइट्रोजन के आनर्स एंथैल्पी वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो ये दो चीजों का आपको आंसर करना होगा कि ऐसा क्यों है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास बोरन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो आप, 1s2 2s2 बस। और ये जो आपके पास बेरिलियम है, तो बेरिलियम का क्या लिखते हो, सॉरी बोरन का क्या लिखते हो, 1s2 2s2 2p1। ध्यान से देखिए, बेरिलियम का लिखते हो आप 1s2 2s2 और बोरन के लिए लिखते हो आप 1s2 2s2 2p1। तो जरा ये बताइए, क्या आप नहीं जानते कि एक तो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, दूसरा ये s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने पढ़ा था कि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीट फिल्ड ऑर्बिटल सेकंड चैप्टर में। तो ये आपका जो 2s2 है वो फुल फिल्ड है, समझ रहे हैं आप, और यहाँ पे ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, क्योंकि p के पास अगर 3 होता या p के पास 5 होता तो आप उसे ज़्यादा स्टेबल बोलते, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, इसका मतलब 1 को निकालना ज़्यादा आसान है। और दूसरी बात कि p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा दूरी पे होता है, जबकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है। जब न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा तो न्यूक्लियस की पकड़ इनके s के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। और यहाँ पे p थोड़ा डिस्टेंस पे होता है तो पकड़ कम होगी, इसलिए निकालना आसान होगा। नहीं, तो अब आप कह सकते हो कि बेरिलियम का जो आनर्स एंथैल्पी वैल्यू है वो बोरन से ज़्यादा है, बिकॉज इट हैज़ completely filled s orbital which is more penetrating than incomplete filled p orbital, जो कि न्यूक्लियस से थोड़ा दूरी पे होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। फिर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए देखो, तो नाइट्रोजन के लिए जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 1s2 2s2 2p, ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपको बताया था। तो देखिए नाइट्रोजन के लिए क्या लिखोगे आप, 1s2 2s2 2p3। 2p3 का मतलब ये हुआ कि p में 3 इलेक्ट्रॉन है, और p में 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हाफ फिल्ड हो गया, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। जबकि ऑक्सीजन के केस में 1s2 2s2 2p4 लिखेंगे, 8 होता है बच्चों, तो आप इसे कहते हो इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, जो कि लेस स्टेबल है। नहीं, तो आप देखिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, ये नहीं चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन दे, और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हाफ फिल्ड बनेगा, तो ये चाहेगा चला जाए। तो यही वजह है कि ऑक्सीजन के आनर्स एंथैल्पी वैल्यू, ऑक्सीजन की आनर्स एंथैल्पी वैल्यू नाइट्रोजन से कम होती है बच्चों, या कह सकते हो कि नाइट्रोजन की आनर्स एंथैल्पी वैल्यू ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्शन था नहीं, जो हमने क्लियर कर लिया कि ऐसा क्यों होता है। अब एक बात कही गई कि हीलियम चूंकि इनर्ट गैस और सबसे छोटा है, तो अगर आप इनसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी होगी। तो हीलियम हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आनर्स एंथैल्पी इन प्रेडिक्टेबल, जबकि सीजियम की लोएस्ट वैल्यू फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। आप कहोगे फ्रांशियम क्यों नहीं, तो यार फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए हम लोग फ्रांशियम की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीजियम की लोएस्ट वैल्यू होगी फॉर आनर्स एंथैल्पी इन ओवरऑल प्रेडिक्टेबल, एंड हीलियम में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आनर्स एंथैल्पी होगी इन ओवरऑल प्रेडिक्टेबल, पूरे प्रेडिक्टेबल में, ठीक है बच्चों। तो क्या ये आप समझ पा रहे हैं? अब आइए वो दूसरा फैक्टर जो है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल पढ़ा है बच्चों,
है ना, सेलेटर रूल के अकॉर्डिंग। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का पावर। अब आप प्लान क्या कर रहे हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने की। इलेक्ट्रॉन निकालने कैसे निकालोगे, न्यूक्लियस की पकड़ से ही उसको तो बाहर करोगे। तो जब आप ENC बढ़ाओगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ाओगे, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जितना ज्यादा आप ये इसको बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा मुश्किल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। दैट मीन्स कि उतना ज्यादा आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे। तो देखिए कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करोगे वैसे वैसे उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो Pb4 प्लस मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चूंकि 4 पॉजिटिव है, इस पे 2, इस पे 0 है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, यहां से मुश्किल और यहां से बहुत मुश्किल। ठीक उसी तरह से यहां पे देखिए ये Mn है, Mn2 प्लस Mn4 प्लस Mn7 प्लस, इसका तो खतरनाक होगा भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने का आप सोच भी नहीं सकते। इसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा, इसमें भी, और इसमें सबसे कम। समझ में आ गया। तो बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू ऑफ आइनस्टाइन एंथैल्पी इंक्रीजेस। नहीं, जैसे जैसे आप ENC बढ़ाओगे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ आइनस्टाइन एंथैल्पी बढ़ेंगे। नहीं, अगर आपसे पूछे कि देखो बच्चे हमारे पास है Cl प्लस, Cl माइनस और Cl, इन तीनों के आइनस्टाइन एंथैल्पी वैल्यू कंपेयर करो, नहीं तो आप कहेंगे 1 का सबसे ज्यादा, उसके बाद 3, देन 2। बोलो, अगर आपको इन तीनों से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि इस पे क्या है, Cl पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, उसके बाद थर्ड, और देन आएगा आपका सेकंड। ठीक है, अब आइए बाय इंक्रीज, ये नेक्स्ट आपके पास है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब समझ रहे हैं आप, जो न्यूक्लियस को शील्ड करता है, सिग्मा, जो हमने लास्ट क्लास में फाइंड किया था बच्चों। तो कहा गया कि बाय इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू ऑफ आइनस्टाइन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस को जितना आप शील्ड कर दोगे, आउटर मोस्ट पे पकड़ उतनी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। नहीं, तो न्यूक्लियस को आपको स्क्रीन करना है, घेरना है, तो एज ए रिजल्ट न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घटेगा ना, क्योंकि आप Z इफेक्टिव इक्वल टू लिखते हो Z माइनस सिग्मा। तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी ना, क्योंकि इन दोनों के गैप से आपको ये मिल रहा है ना, इन दोनों के डिफरेंस से ये मिल रहा है। तो चार्ज आपका फिक्स है, इसको आप बढ़ा घटा दो, अगर मान लो इसको बढ़ा दोगे तो इनके बीच का गैप कम होगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो Z इफेक्टिव कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। दैट मीन्स बाय इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू ऑफ आइनस्टाइन एंथैल्पी घटेगा, डिक्रीज होगा। गेटिंग और नॉट, समझ पा रहे हैं बच्चों कि नहीं? तो हम लोग देख रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट आएगा ऑन वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इन एंथैल्पी। अब आइए नेक्स्ट है, दैट इज पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। आपके पास सब ऑर्बिट है sp-df, एज वी नो। जो s है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, मोर पेनिट्रेटिंग होता है बच्चों, देन p, देन d, देन f। तो कॉन्सेप्ट ये है कि s ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, तो न्यूक्लियस के जो जितना ज्यादा पेनिट्रेटिंग होगा, मतलब करीब होगा, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल, दैट इज वैल्यू ऑफ आइनस्टाइन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट्स वाई कहा गया कि S से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, देन P, देन D, देन F। तो ये ऑर्डर आएगा पेनिट्रेशन पावर का बच्चों, S, P, D एंड F। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो अब आप देखिए, अगर सवाल आपसे पूछे कि बताओ बच्चे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में वैल्यू ऑफ आइनस्टाइन एंथैल्पी कंपेयर करो, तो जब आपने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आपके पास आया 3s2 आउटर मोस्ट और इनका आया 3p1। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप कहां से निकालोगे? s से। s न्यूक्लियस के पास है, निकालना मुश्किल हो गया, p न्यूक्लियस से दूर है, निकालना आसान हो गया। दैट्स वाई आपसे कहा गया कि मैग्नीशियम का जो वैल्यू ऑफ आइनस्टाइन एंथैल्पी है वो एल्युमिनियम से ज्यादा है। गेटिंग और नॉट? जो मैग्नीशियम के वैल्यू ऑफ आइनस्टाइन एंथैल्पी है बच्चों वो एल्युमिनियम से ज्यादा है। हालांकि मैग्नीशियम का साइज
ज़्यादा होता, आप मैग्नीशियम के बाद ही तो एल्युमिनियम आएगा, तो लेफ्ट राइट जाने पे साइज घटता है, तो एल्युमिनियम छोटे साइज का है, लेकिन इनकी आयनिक एंथैल्पी वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हो, पी से निकाल लो, और मैग्नीशियम में कहाँ से निकाल लो, एस से निकाल लो। एस क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा बच्चे, मुश्किल होगा। ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही यही कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपका हाफ फिल्ड या फुल फिल ऑर्बिटल है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे देने होंगे एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीटेड फिल ऑर्बिटल। ये हमने देखा ही, यही वजह थी कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। यही वजह थी कि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था एज कम्पेयर टू बोरन। ये हमने ऑलरेडी देखा है। ठीक है बच्चों। अब आइए, क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिग्निफिकेंस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, मेटालिक कैरेक्टर। देखिए मेटल कहते हैं किसको, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो जो जितना इजी वे में लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटल। ऑब्वियस सी बात है, जो एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना अच्छा मेटल कहलाएगा। तो बताइए, कहा गया कि मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देख लो बच्चे, जैसे आपसे कहा जाए रुबिडियम है, पोटासियम है, सोडियम है और लिथियम है, इनको मेटालिक नेचर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करिए। तो हमें क्या करना होगा, इन चारों का आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू चेक करना होगा। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू चेक करने के लिए आप साइज चेक कर लो, मैक्सिमम साइज इनका है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया। इसका मतलब सबसे बढ़िया मेटल है ये रुबिडियम, देन पोटासियम, देन सोडियम, देन लिथियम। तो मेटालिक कैरेक्टर को भी आप कोरिलेट कर सकते हो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। कॉन्सेप्ट ये है कि जितना कम वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा उतनी ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर आपको मिलेंगी। तो रुबिडियम अगर मैक्सिमम है इन चारों में मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है, इसका मतलब कि इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कम है। और आप जानते हो टॉप टू बॉटम आने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। अच्छा, दूसरा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। भाई मेटल की रिएक्टिविटी का क्या मतलब, मेटल कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन, वही तो बात हुई। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल अगर पूछे तो मेटालिक कैरेक्टर के इक्विवेलेंट होगा, दैट मींस के वैल्यू ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं, अगेन आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटा दीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आप बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, रुबिडियम, देन पोटासियम, देन सोडियम, देन लिथियम। गेटिंग और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, जो जितना इजी वे में गेन करेगा उतना अच्छा नॉन मेटल होगा। अच्छा, जिसके पास एफिनिटी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो जितना ज्यादा वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो उतना अच्छा नॉन मेटल होगा। नहीं समझ में आया? भाई मैंने आपको कहा कि नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है जब इलेक्ट्रॉन निकालते हो। तो अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो देने की कैपेसिटी क्या कम हो जाएगी ना भाई। तो जैसे जैसे आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ाओगे उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, दैट मींस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। दैट्स व्हाई आप कहते हो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा उतना मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, और जितना मुश्किल होगा उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी होगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉन मेटल जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो कर ही सकता है। ठीक है ना। तो ये था आपका रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट। अब रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो आपने नाम सुना होगा रिड्यूसिंग एजेंट का। बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बताओ, कैसे आप सिंपल वे में बताओगे रिड्यूसिंग एजेंट को, डिफाइन करोगे रिड्यूसिंग एजेंट को। तो अगर आपको सिंपल वे में बताना है तो आप ये बताइए कि वो केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो
उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो कहोगे आपने एजेंट क्यों कहा? तो देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो किसी को मिल जाएगा, किसी के साथ अटैच्ड होगा या कोई उसको गेन कर लेगा। तो जिसके साथ अटैच्ड होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कहते हो रिडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो मान लिया आपने इलेक्ट्रॉन दिया और किसी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जिसने एक्सेप्ट किया उसका रिडक्शन हो गया। तो उसके रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, जिम्मेदार कौन हुआ? जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब उसका पावर आपको चेक करना है, इसके पास कितनी पावर है इलेक्ट्रॉन देने की। तो अगर ज्यादा पावर है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कम है तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए, रिड्यूसिंग पावर को कहा गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक एंथैल्पी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने आयनिक एंथैल्पी की वैल्यू को कम करी, मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये इनका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो आप बताइए, अगर आपके पास सीजियम, पोटासियम, रोबिडियम और लिथियम है तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? ठीक है ना? तो यहाँ पे लिथियम को लेकर एक कॉन्ट्रडिक्शन है, बाकी जो आप ट्रेंड है वही लेंगे। देखिए, लिथियम का जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो मैक्सिमम, क्योंकि सिर्फ हम आयनिक एंथैल्पी नहीं देखते बल्कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन एंथैल्पी भी देखेंगे, नहीं कि हाइड्रोजन एंथैल्पी कितनी है। तो लिथियम यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है ओवरऑल पूरे पीरियोडिक टेबल में रिड्यूसिंग पावर में। ठीक है, अब बाकी ट्रेंड हम इससे देखते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट का मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसका मतलब उसके पास देने की टेंडेंसी क्या होगी, नहीं होगी। तो दैट्स वाई इसको आप बोलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बोला गया कि इन अ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, whereas from left to right, that means in period value of आयनिक एंथैल्पी increases। तो ये प्रेडिक्ट ट्रेंड हो गया बच्चों कि टॉप टू बॉटम आने पे इन जनरल कॉन्सेप्ट में अगर आप एक्सेप्शन को हटा दो तो टॉप टू बॉटम आने पे आयनिक एंथैल्पी की वैल्यू घटेगी और लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ेगी, क्योंकि लेफ्ट राइट जाने पे ENC बढ़ता है और टॉप टू बॉटम आने पे ANC घटता है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये था ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब एक एक पॉइंट को जरा आप सोचिए कि क्या आपने वाकई आयनिक एंथैल्पी को सीख लिया, क्या आपको आयनिक एंथैल्पी समझ में आ गया? नहीं। तो देखिए, कहा जाएगा कि किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी होगी, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयनिक एंथैल्पी या आयनिक एनर्जी, आयनिक पोटेंशियल भी कह सकते हो। ठीक है ना? तो अब आप देखिए, एक टर्म हमने देखा सक्सेसिव आयनिक एंथैल्पी। तो सक्सेसिव का मतलब एक एक करके निकाले, एक निकाला फिर दूसरा फिर तीसरा, तो ये कहलाता है सक्सेसिव आयनिक एंथैल्पी। तो इसमें कहा गया कि जो थर्ड आयनिक एंथैल्पी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाद सेकेंड, देन फर्स्ट। क्यों? जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ENC बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन घट गया ना। पहले न्यूट्रल था, मान लो एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन थे, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अब तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 12, लेकिन अभी भी प्रोटॉन 13 है, तो उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे पकड़ होगा वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसीलिए कहा गया सक्सेसिव आयनिक एंथैल्पी में जो थर्ड होगा उनकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन कौन सा फैक्टर है, खासकर 11th एग्जाम में भी आएगा बच्चों, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो वैल्यू ऑफ आयनिक एंथैल्पी को अफेक्ट करेगा। तो आप बोलेंगे एटॉमिक साइज, तो बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज वैल्यू ऑफ आयनिक एंथैल्पी डिक्रीजेस। फिर बोलेंगे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू ऑफ आयनिक एंथैल्पी इंक्रीजेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था। फिर आएगा आपका शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो जितना ज्यादा शील्ड करोगे न्यूक्लियस को उतनी वैल्यू कम होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा। फिर आया हाफ फिल्ड फुल फिल ऑर्बिटल, तो भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वैल्यू ज़्यादा मिलेगी आपको। फिर पेनिट्रेशन पावर
न्यूक्लियस के जितना करीब ऑर्बिटल होगा उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा। यही वजह है कि आपने कहा कि मैग्नीशियम एल्युमिनियम में मैग्नीशियम की आनुषंग एंथैल्पी वैल्यू एल्युमिनियम से ज़्यादा होती है, हालांकि मैग्नीशियम का साइज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ मैग्नीशियम हमें इलेक्ट्रॉन का जो रिमूव करना होता है इलेक्ट्रॉन को वो एस ऑर्बिट से कर रहे हैं, जबकि एल्युमिनियम में पी ऑर्बिट से। एस ऑर्बिट न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता है एज कम्पेयर टू पी सब ऑर्बिट। तो ये देख लिया आपने बच्चों कि मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। नहीं तो इन सब को भी आप कोरिलेट कर सकते हो किससे? वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। अब आइए जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास है, इनका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसी को पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते थे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की चाहत, नहीं इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो देखिए कहा गया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और सम टाइम एब्जॉर्ब भी होगा भाई। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ध्यान सुनिए, कहा गया अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब दोनों हो सकता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये दो बातें याद रखनी है आपको। आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करने में, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट है, गैसेस एलिमेंट, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बन गया, तो पता चला कि यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हुई है। तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी साथ में रिलीज होगी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहोगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया कि जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जनरली अगर आप इनर्ट गैस को छोड़ दें, बाकी एलिमेंट में देखा गया कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी, मतलब प्रोसेस क्या होगा आपका? एक्सोथर्मिक होगा, और डेल्टा EgH की वैल्यू क्या होगी बच्चे? नेगेटिव। इसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी उतना अच्छा है ना, उतना फेवर करेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ इसका मतलब वो एक्सेप्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, और नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि डेल्टा Eg की वैल्यू अगर नेगेटिव है तभी प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक होगा बच्चों। नहीं तो नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा उतना अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा। कौन? आइसोलेटेड गैसेस एटम। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लीजिए जरा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी भी न्यूट्रल एटम को तो उसमें माइनस आ गया, जब माइनस आ गया तो फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर आओगे तो वो रिपेल करेगा, तो जब रिपेल करेगा तो उनके रिपल्सिव इंटरेक्शन को ओवरकम करके फिर आपको इलेक्ट्रॉन डालना होगा। दैट मींस ये प्रोसेस आपका कैसा हो जाएगा बच्चों? एंडोथर्मिक। तो याद रखना कि पहला इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करते हो तब तो एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये एंडोथर्मिक बन जाएगा बच्चों, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आकर ऑलरेडी उस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर चुका है, जब दूसरा आएगा तो वो नेगेटिव चार्ज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो फिर आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। दैट्स व्हाई आप इन्हें एंडोथर्मिक प्रोसेस कहोगे। गेटिंग और नॉट? तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग सीख रहे हैं बच्चों। नहीं, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना फेवरेबल होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। गेटिंग? आगे देखिए बच्चे, जैसे मान लो हमने कहा कि ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। अगर आप एग्जैक्ट डेटा देखना चाहते हो
तो ऑक्सीजन को हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक्सेप्ट किया और हमें 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी दिया, मतलब 141 रुपीज दिया आपको, मान लो, ठीक है। लेकिन अब अगर आप कहोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो तो ये मना कर देगा कि नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इनके नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये इसमें चला जाए, इसके लिए बाहर से आपको 744 किलो जूल एनर्जी देनी होगी, मतलब आपको 744 रुपए देने होंगे, तब जाके ये उस इलेक्ट्रॉन को इंटर होने देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और फर्स्ट की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नहीं, अगर आप पॉलीनेगेटिव बनाना चाहते हो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो इसके लिए आपको एनर्जी देनी होगी। दैट्स वाई कहा गया कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको काम आएगा। अब नोट नंबर 1 में कहा गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आंशिक एंथैल्पी ऑफ इट्स एनायन। तो देखो बच्चों, जैसे ये X आपके पास है गैसेस फॉर्म में, हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इससे ये बन गया और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हुई। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई उसी को आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दिया। अब इस X माइनस से आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, समझ रहे हो? आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे वो इसके बराबर हो जाएगा। नहीं, तो पहले केस में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी होगी। इसका मतलब किसी न्यूट्रल को 1 इलेक्ट्रॉन देते हो और फिर बाहर निकाल लेते हो, तो जब ये इससे ये कन्वर्ट करोगे तो ये कहलाएगा क्या? आंशिक एंथैल्पी, है ना। जब आप यहां से यहां आओगे तो आंशिक एंथैल्पी, और यहां से यहां जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मान लो इधर x किलो जूल खर्च हो रहा है तो यहां भी x किलो जूल खर्च होगा, दैट मीन्स ये दोनों बराबर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना। नोट नंबर 1, किसी न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू और आंशिक एंथैल्पी वैल्यू दोनों सेम होता है। समझे कि नहीं समझे? कैसे? इलेक्ट्रॉन दिया और ये एनायन बन गया, फिर से लिया तो फिर से न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो नोट नंबर 2 आपसे कहा गया कि आंशिक एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इट्स कैटायन। तो दूसरे तरीके से भी देख लो, जैसे मान लिया आपने पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, देखो यहां से एक न्यूट्रल एटम था, अब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपको एनर्जी देनी पड़ी होगी, मान लो x किलो जूल खर्च हुआ। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या? ये पॉजिटिव आ गया ना, तो अब इस पॉजिटिव को 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए तो ये गेन करके ये फिर से वापस आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पे आंशिक एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो किसी न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आंशिक एंथैल्पी सेम होता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी को प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा, उनकी वैल्यू को बढ़ाएगा, घटाएगा? नहीं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो बच्चों, फिर से आया एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, तो प्यारे बच्चों ये बताया गया कि अगर आप एटॉमिक साइज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। ध्यान सुनना, जैसे मान लीजिए ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस मेजर करो, L1 है, ये डिस्टेंस क्या है? L2 है। तो आप देख सकते हो L2 ग्रेटर देन L1 है कि नहीं है? भाई यहाँ पे न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पे डिस्टेंस कम है। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर आते हो तो यहाँ पे क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो जल्दी खींचेगा, और जितना फोर्स ऑफ स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे जब आप EGH की वैल्यू मेजर करोगे, मान लो 1, और यहाँ पे मेजर करोगे आप डेल्टा EGH2, तो आप देखेंगे इसमें निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी।
मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। ये आपको ज़्यादा पैसे देगा, ये कम देगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। दैट्स वाई कहा गया कि एटॉमिक साइज को अगर आप बढ़ाओगे तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी घट जाएगी। हमें नेगेटिव वैल्यू से मतलब है बच्चों, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और रिलीज करने के लिए आपको एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव रखनी होगी। समझ रहे हैं आप? तो जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी अच्छी बात। तो दैट्स वाई कहा गया कि एटॉमिक साइज बढ़ाइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को घटाइए। समझ में आया कि नहीं आया भाई? फिर आया ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाते हो, इसका मतलब न्यूक्लियस को पावरफुल बनाते हो। तो जितना न्यूक्लियस आपका पावरफुल होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। समझ रहे हैं? तो पॉजिटिव बढ़ाओगे तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव बढ़ाओगे तो घट जाएगा। दैट्स व्हाई हमने लिखा कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हो, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और नेगेटिव बढ़ाते हो तो घट रहा है। कल ही पढ़ा हमने भाई कि O प्लस ENC ज्यादा होती है, O माइनस की कम, और इन बिटवीन रहता है आपका ऑक्सीजन न्यूट्रल। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो ENC बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ोगे तो ENC घटेगा। और ENC अगर आपने बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी बच्चों। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके लिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिव फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल। फुल फील्ड और हाफ फील्ड है, तो जब ऑलरेडी ये फुल फील्ड और हाफ फील्ड है, तुम जाकर उसमें इलेक्ट्रॉन घुसेड़ोगे तो वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं, तो वो मना करेगा। जब मना करेगा तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी, या फिर अदर आप कह सकते हैं कि आप ही को देना पड़ जाएगा। प्रोसेस आपका इंडोथर्मिक हो सकता है। मीन्स कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मिनिमम आएगी, कम आएगी भी, ठीक है। अब आइए, कहा गया प्रेडिक्ट ट्रेंड बताओ, तो कहा गया इनप्रेडिक्टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट की बात करते हो तो इसका मतलब पीरियड की बात करते हो। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, ANC बढ़ेगा, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होगी। वेयर एज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो तो ये घटेगा, डिक्रीज होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे साइज को आप बढ़ा रहे हो। जब साइज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ख्वाहिश घट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बदमाश आ गया भाई, इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन। भाई आपको रूल बताया गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो सबसे छोटा फ्लोरीन है, तो होना चाहिए क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। लेकिन ये ट्रेंड गलत है, ये ट्रेंड गलत है। कहा गया कि क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कार्बन से ज्यादा होती है। तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, ऐसा क्यों? ये तो गलत है भाई। गलत इसलिए है कि क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। नहीं, तो जब फ्लोरीन का साइज छोटा है, ये डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रॉन आके जल्दी से एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फ्लोरीन के केस में यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, जरा आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। उसके पीछे रीजन ये है कि ये आपका है न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं भाई, और ये लास्ट ऑर्बिट है जिसको आउटर मोस्ट कहते हो। इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ पा रहे हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका है फ्लोरीन। समझ में आ गया? और ये है आपका क्लोरीन। लेट्स सी, ये न्यूक्लियस है अगेन, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड दिस वन इज थर्ड ऑर्बिट। तो जरा आप देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में 1 2 3 4 5 6
7 एंड दिस वन इज 8। तो सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड में 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका है क्लोरीन। बहुत ध्यान से देखिए बच्चे, अब कह रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन को आना है, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है यहां से आना चाह रहा है इधर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो साइज इनका स्मॉल है, देखो साइज क्या है, स्मॉल है। तो चार्ज की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी ना, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी इनकी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करना चाहेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है छोटे से वॉल्यूम में वो ज़्यादा है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। गेटिंग और नॉट? मैंने कहा कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख रहे हैं, छोटे से वॉल्यूम में है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब ये आएगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये इंटर करेगा तो इनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हेयर, क्योंकि यहाँ पे आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया है। जब वॉल्यूम बढ़ा दिया तो चार्ज डेंसिटी घट गई ना, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ एंट्री करेगा यहाँ, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा बच्चे, लेस होगा, क्योंकि साइज ज्यादा है। और यहाँ पे जो आपके पास है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यहाँ पे ग्रेटर है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। सुनिए ध्यान से, है ना। तो देखिए, जब ये न्यूक्लियस ऑब्वियस बात इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी निकल रही है, लेकिन इनकी वजह से एनर्जी बढ़ रही है ना। तो यहाँ भी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट में जब अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन इससे क्या होगा, एनर्जी भाई एब्जॉर्ब होगी या फिर आपको देनी पड़ेगी। तो जब ये इंटर कर रहा होगा इसमें तो ये उसको रिपेल करेगा, और जब ये इंटर कर रहा होगा तो इसको ये भी रिपेल करेगा, लेकिन कम करेगा। नहीं, क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो चूंकि क्लोरीन के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है और इन केस ऑफ फ्लोरीन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, यही वजह है कि ज्यादा आसानी से एंट्री क्लोरीन में हो जाती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट, फ्लोरीन। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी काम आएगा, यहां भी और यहां भी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया क्या कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। नहीं, दोनों में क्या फर्क आया बच्चे, देखा आपने कि किसी भी गैसियस आइसोलेटेड आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करोगे तो उनसे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी उसे आप कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब आप एक इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे और उसके लिए जो आप अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करेंगे, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं, तो ये दोनों ही टर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ पूरे प्रेडिक्टेबल में मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? पूरे प्रेडिक्टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू किसकी होगी बच्चों? तो योर आंसर विल बी क्लोरीन, है ना। क्लोरीन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो अगर आप इनर्ट गैस वाइज देखें, ये हैलोजन फैमिली में क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन और देन आयोडीन, ये ऑर्डर आता है बच्चों, याद रखना। नहीं तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले फ्लोरीन लिख दोगे, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। दैट्स व्हाई क्लोरीन हैज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? तो मैंने आपको बताया हीलियम की। मिनिमम किसकी है? सीजियम की। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये था ऑल अबाउट व्हाट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी।
तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो इसको आप बार बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए बच्चों। इस पे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्कूल एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें, कि मेटल का ऑक्साइड अगर बनाते हो तो उनका क्या नेचर होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हो तो उनका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, और फिर न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है, तो ये सब डिस्कस करेंगे प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मीन्स के नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश। और ये छोटा चैप्टर है नहीं, तो आई होप आप लोग समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसको और अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ना चाहते हो तो वीडियो देखने के बाद पहले एक और वीडियो बन जाए, उसके बाद आप क्या करना बच्चे, एक पेंसिल उठाना, चेयर टेबल पे बैठना एकदम कूल होकर, दूध शूध पी के, और लाइन टू लाइन आप एनसीईआरटी पढ़ जाओ। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो ध्यान सुनो, आप 11th की एनसीईआरटी निकालो, चाहे आप ड्रॉपर में हो, आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, या स्कूल में पढ़ रहे हो, आप क्या करो, एक पेंसिल उठाओ गुड क्वालिटी की, और एकदम स्लो मोशन में चेयर टेबल पे बैठ के पूरे एनसीईआरटी को आराम आराम से स्लो मोशन में पढ़ जाओ। वीडियो देखने के बाद, वीडियो देखने से पहले आपको थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में। एक बार आप पूरी तरह से देख लो, अपना नोट्स बना लो, और फिर आप एनसीईआरटी उठाओ, लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करो, एकदम स्लो मोशन में, समझ समझ के, रिसर्च करके, है ना। जैसे आप लोग पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है आपकी, बार बार मैं बोलता हूँ बच्चों, नहीं, और इसी से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, चाहे आप नीट प्रिपरेशन करो या फिर आप आईआईटी प्रिपरेशन करो, ठीक है ना। इसी से क्वेश्चन फ्रेम होता है, क्योंकि सिलेबस आपका एनसीईआरटी ही है। नहीं, आपको गवर्नमेंट ने नहीं कहा है कि आप दिनेश पढ़िए, महेश पढ़िए, सुरेश पढ़िए और ये पढ़िए वो पढ़िए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है। जब पूरा कंप्लीट हो जाए फिर आप एमसीक्यू बनाइए, फिर आपको जो बुक बनानी है बनाइए, नहीं, क्योंकि ये एक फाउंडेशन है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर बिल्डिंग ही कमजोर हो गई ना तो फिर आपको मजा ही नहीं आएगा। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंटरेस्ट का। नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आया तो काम करने में मज़ा नहीं आएगा, प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और जिस काम में मज़ा नहीं आएगा वो कंपटीशन के लिए नहीं होता। ज़बरदस्ती कंपटीशन में नहीं जा सकते आप, स्कूल पास कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन के लिए आपको पूरी जी जान लगानी होगी, और वो एक हॉबी बना के, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए। बाय।